आज मैं आपको नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 जो कि दिसंबर 22 को आई थी, यानी दिसंबर 22 की शाम को आई थी, उसकी समरी लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं इसके अंदर, जो कि आपको सुनने और जानने बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता हूँ जब भी कोई चेंज आता है। तो ये उस वीडियो का एक अंश है, समरी है। आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी मैंने बताए गए हैं, बताऊंगा। ठीक है, तो उसका एक जिस्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो ये रहा। ये प्रेजेंटेशन जो है मेरे एक फ्रेंड अतुल तनवर के द्वारा बनाई गई है, तो मैं उसको सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, अच्छा। अमेंडमेंट इन रूल 9, सबसे पहले अमेंडमेंट रूल 9 में आई है। जो रूल 9 में आने की अमेंडमेंट है, वो रूल 9 किस चीज़ का, रजिस्ट्रेशन का। ठीक है जी। तो वेरिफिकेशन की बात की गई है यहाँ पे, एप्लीकेशन की। पहले 3 दिन मिला करते थे टैक्स ऑफिसर को वेरीफाई करने के लिए और ग्रांट करने के लिए रजिस्ट्रेशन, जिसको बढ़ा के 7 दिन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है रूल नंबर 9 का। समझ गए दोस्तों, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाउएवर दिस शैल अप्लाई ओनली इन केस वेयर आधार ऑथेंटिकेशन, जहां पे आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया गया है और वो सक्सेसफुली हो गया है, वहां पे 7 दिन का टाइम दिया गया है इस चीज के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा। अब एक प्रोविजो भी ऐड किया है रूल 9(1) के अंदर। वो क्या है, सब्स्टिट्यूट करके उसको, कि जहां पे एक बंदे ने, टैक्स पेयर ने आधार जो ऑथेंटिकेशन है वो नहीं किया है, या फिर उसने उसको ऑप्ट नहीं किया है, ठीक है, या फिर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना जरूरी है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, जो उसको लगता है ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर को, तो उसका रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर ग्रांट होगा, जो कि पहले 60 दिन था। यानी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस डिपार्टमेंट ये बोल रहा है, डिपार्टमेंट को बोला जा रहा है सीबीएसई द्वारा कि जल्दी कीजिए। पॉइंट बॉटम लाइन ये है। तो रजिस्ट्रेशन में बेसिकली यही चेंज आया है। बेसिकली रजिस्ट्रेशन के डेज में चेंज आया है। 3 से 7 दिन का ग्रांट दे दिया है टैक्स ऑफिसर को कि 7 दिन में रजिस्ट्रेशन ग्रांट करिए। और यहाँ पे बोल दिया है भाई, वेरिफिकेशन का अगर केस होता है या फिर ग्रांट वाला केस नहीं हो रहा है और आधार की जरूरत नहीं है जहाँ पे उसने ऑप्ट नहीं किया है, तो 30 दिन के अंदर उसको ग्रांट कीजिए, 60 दिन का टाइम मत लीजिए। यानी टाइम को कम कर दिया है, जो कि बेनिफिशियल टू असेसी है, जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका। ठीक है जी, अच्छा। और देखिए और क्या बोला गया है, जहां पे 9(2) की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे टैक्स ऑफिसर को कोई डेफिशिएंसी लगती है कि रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी है, तो वो नोटिस इशू करता था REG 03, जो कि उससे 3 दिन में इशू करना था। अब वो 7 दिन में इशू करेगा, यानी 3 दिन को 7 दिन में कर दिया, क्योंकि वो बोला गया है भाई डेफिशिएंसी को स्टडी करेगा वो प्रॉपरली, और 3 की जगह 7 दिन तक भी इशू कर सकता है। कई बार जल्दबाजी में डेफिशिएंसी, अगर आपने देखो अपने क्लाइंट्स के भी बिना किसी बात के डेफिशिएंसी का वो आता था, फिर आप रिप्लाई करते थे, क्योंकि वो बहुत जल्दी में होते थे और कई बार 3 दिन के अंदर उनका जो टास्क है वो पूरा नहीं हो पाता था। इसलिए वो सबको बोलते थे कि हाँ भी आप अपना क्लैरिफिकेशन लेके आइए, जबकि वो क्लैरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं थी। तो 7 दिन का टाइम मिलेगा जब ऑफिसर को, तो प्रॉपर रीड कर सकता है एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन को फिर आपको एक्चुअली में अगर कोई डेफिशिएंसी तो इंटीमेट कर सकता है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन को नहीं करवाते हैं या उसको ऑप्ट नहीं करते हैं, या आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो इसको 30 दिन करा गया है। सेम टू सेम वही चीज है। ठीक है जी, यानी कहने का मतलब, अगर रजिस्ट्रेशन, अब मैं बॉटम लाइन पे आता हूं, रूल 9 की पूरी बात पे, कि अगर आप क्या रजिस्ट्रेशन 3 दिन का जो पहले किया करते थे, या फिर डेफिशिएंसी, वो 7 दिन की हो गई है, और जो पहले 7 दिन था वो 30 दिन हो गया। दिस इज रूल नंबर 9 न्यू। नाउ अमेंडमेंट इन रूल 21, ये बहुत ही खतरनाक है, सुनिए ध्यान से। स्कोप ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन जो कि बड़ी बड़ी चीजों के लिए होता था, अब छोटी छोटी चीजों के लिए भी कैंसिलेशन हो सकता है। वो क्या है, वो तो है ही, एक और है। अगर आपने सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट की वॉलेशन में ITC बुक किया है, सेक्शन 16 के अंदर काफी सारी कंडीशंस हैं। गुड्स और सर्विस रिसीव हो जानी चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, आपके सामने वाली पार्टी ने जिसका आप इनवॉइस यूज कर रहे हैं उसने टैक्स पेमेंट्स कर देनी चाहिए, सर रिटर्न भर दी होनी चाहिए उसने, वगैरह वगैरह। उसमें से किसी भी प्रोविजन का वॉलेशन करते हो तो आपका डायरेक्ट कैंसिलेशन में आ सकता है नाम। नोटिस वोटिस नहीं आएगा, कैंसिलेशन हो सकता है भाई साहब। या फिर और सुनिए, ये तो और खतरनाक कर दिया इन्होंने, जहां पे आपकी GSTR 1 का डेटा आउटवर्ड सप्लाई के संदर्भ में ऑब्वियसली GSTR 3B से मिसमैच करेगा। वो भी कैसे मिसमैच करेगा,
अगर आपने जीएसटीआर 1 में 100 रुपए दिखा दिया आउटवर्ड सप्लाई और 3B में 90 रुपए दिखा दिए, तो टैक्स कौन देता है? 3B। 3B में 90 रुपए दिखाने का मतलब है आपने 1 से कम, 1 में जो शो किया था उससे कम टैक्स पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये बात गवारा ना होगी और वो डायरेक्ट आपको नोटिस दे सकता है। इनफैक्ट अभी मैं बताऊंगा आपको कि नोटिस की भी जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट वो आपका सस्पेंड कर सकता है रजिस्ट्रेशन। तो ये बहुत खतरनाक प्रोविजन है। इसीलिए रिटर्न्स भरते हुए जनवरी ऑनवर्ड्स, ये 1 जनवरी से आ रहे हैं दोस्तों सारे प्रोविजन, इसलिए रिटर्न भरते हुए जनवरी ऑनवर्ड से ध्यान रखिएगा कि जीएसटीआर 1 किसी भी हालत में 3B से ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए आउटवर्ड सप्लाई का, वरना आप इस पचड़े में फंस सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? समझ गए इस बात को? तो इसलिए आप इस बात को जानिए कि 1 और 3B का मैच करना बहुत जरूरी है, रिकंसिलेशन बहुत जरूरी है, ठीक है? हाँ, इसकी वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है, जीएसटी 1 में 100, 3B में 110, तो उस केस में कैंसिलेशन की बात नहीं कही गई है, लेकिन स्टिल मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप रिकंसिल करके उसको 100 रुपए बराबर करिए। अगर किसी वजह से ऐसा नहीं होता है तो जीएसटीआर 1 और 3B को रिकंसाइल करे बिना आप रिटर्न भेजेंगे तो आप इस प्रोविजन में आ सकते हैं। नेक्स्ट 86B अगर आप वॉयलेट कर दिया आपने, 86B तो भैया बहुत ही अच्छा प्रोविजन लेके आई है गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि टैक्स पेयर्स के लिए एक चिंताजनक प्रोविजन है, जो मुझे लगता है एज पर माय पर्सनल ओपिनियन। वो क्या है वो नीचे बताया जाएगा जब 86B एग्जैक्टली आएगा। नाउ रूल 21A वो बोल रहा है कि सस्पेंशन होगा, सस्पेंशन होगा जो रूल 21 में बताया गया था, या फिर उसके अलावा जो और रीजंस थे। नाउ नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, लॉ में लिखा हुआ है कि भैया अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए थी, अब उसे मना कर दिया है। मेरे हिसाब से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के खिलाफ है ये प्रोविजन, ये चैलेंज होना चाहिए। लेट्स सी कि क्या होता है। एनीवेज वो बोल रहा है कि प्रोविजन क्या है कि प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले, या मैं कैंसिल वर्ड गलत यूज कर रहा हूं, सस्पेंड करने से पहले आपको शो कॉज नोटिस नहीं देगा, डायरेक्ट सस्पेंड कर देगा और फिर बात करेगा जी हमने ऐसे क्यों किया है, आप इसको रिप्लाई कीजिए, ठीक है जी। और वो जब देगा नोटिस REG 31 में देगा। REG 31 फॉर्म नया है, वो आपको डाल दिया है रूल्स में, आप पढ़ सकते हैं उसको। और वो कब कब दे सकता है भैया? डिफरेंस कोई मिलता है, कोई उससे टर्नओवर डेटा में कुछ चेंजेस मिलते हैं, आईटीसी डेटा में कुछ गड़बड़ मिलती है, 3B में रिपोर्ट करने से 1 और 2A 2B इनका मिसमैच मिलता है, कुछ भी उसको गलत लगता है तो वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। और इनफैक्ट जिस बंदे का सस्पेंशन में चला जाएगा रजिस्ट्रेशन, उसको सेक्शन 54 के मुताबिक रिफंड भी अप्लाई करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो कुछ हार्श प्रोविजन लेके आइए गवर्नमेंट इस बारी, मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है, जिससे मतलब रूल नोटिफिकेशन नंबर 94 एक्सेप्ट रूल 9 जो ऊपर पढ़ाया था रजिस्ट्रेशन वाला, सारे हार्श प्रोविजन लेके आई है। एनीवेज जो प्रोविजन है हमारा काम है उसको डिस्क्राइब करना। एक और प्रोविजन आया है जी के सामने, रूल 36(4), बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविजन जो कि कुछ साल पहले आया था, जिसके अंदर आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था विद रिस्पेक्ट टू 2A। पहले 20% एडिशनल दिया गया था आपको, एलिजिबल क्रेडिट ऑफ रिफ्लेक्टेड इन द 2A का एक्स्ट्रा, लेट्स से आपका टोटल क्रेडिट इन 2A 100 रुपये आ रहा है, उसमें से एलिजिबल 90 रुपीज़ है, तो उसका 20% ऐड ऑन करके 18 रुपये, 108 रुपये तक आप अपना रजिस्टर में से क्रेडिट उठा सकते थे 3B के अंदर। फिर उसको 3 महीने के बाद 10% कर दिया, फिर उसको अब ये ऑलमोस्ट 10-11 महीने के बाद उसको 10-11-12 महीने हो जाएंगे कि जनवरी में क्या था लास्ट 2020 में और अभी 2021 से है, बोल दिया भैया सिर्फ 5% एडिशनल ले सकते हो, यानी 20% का कैपिंग हटा के 10 की कैपिंग हटा के 5, यानी गवर्नमेंट 2A के लिए बड़ी स्ट्रिक्ट है। आप ये देख रहे होंगे आजकल क्लाइंट्स को नोटिस भी आ रहे हैं कि आपके सामने वाली पार्टी ने 3B नहीं भरी है तो भरिए, आप टैक्स दीजिए उसका, ठीक है। तो ये भैया 5% कर दी गई है, और अगर आप इसको वॉयलेट करते हो तो आप सस्पेंशन में जा सकते हो, ये अगला पॉइंट है। यानी सस्पेंशन के ऊपर बड़ा जोर है गवर्नमेंट का। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। रूल 59, अब भैया एक और हार्श प्रोविजन की लाइन लग गई इस नोटिफिकेशन में। तो जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर दीजिए आपकी। पहले जब आप 3B नहीं भरते थे, पिछले 2 महीने की जो मंथली रिटर्न फाइलर्स थे, अगर आप 2 महीने की रिटर्न नहीं भरते हो तो आपका ई-वे बिल ब्लॉक कर देते थे। अब ई-वे बिल तो ब्लॉक होगा ही होगा, मंथली वालों का जीएसटीआर 1 भी ब्लॉक हो जाएगा अगर आप 2 महीने की 3B नहीं भरोगे। और क्वार्टरली वालों का जीएसटीआर 1 कब ब्लॉक हो जाएगा? जब आप पिछले क्वार्टर की 3B नहीं भरोगे, यानी 3 महीने की 3B नहीं भरी आपने, जो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग पिछला पीरियड लिखा हुआ है ना, तो 3 महीने का ही होना चाहिए।
तो आपका GST-1 अगले क्वार्टर का ब्लॉक हो जाएगा। भैया ये तो बड़ी खतरनाक चीज चल रही है। वैसे देखो है तो ये ठीक ही ये वाला प्रोविजन तो, कि 1 और 3 भी टाइमली भरो, ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ रीजन से हम नहीं भर पाते हैं तो उसको ब्लॉक कर देंगे 1 को। 1 ब्लॉक करने का मतलब, 1 ब्लॉक करने का मतलब है कि आपके सामने वाली पार्टी को आपके द्वारा सेल की गई का क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका रजिस्ट्रेशन पे बात आ सकती है, वो आपको फॉलो करेगा तो आपको 1 भरनी पड़ेगी। तो 1 भरने के लिए आपको 3 भी भरनी पड़ेगी, 3 भी से ही सरकार को टैक्स जाता है। तो पूरी चेन एक्चुअली पूरी है, ठीक है। और जिसको रूल 86B में रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है क्रेडिट, अभी रूल 86B आएगा, ठीक है, वो भी GST-1 नहीं भर सकता अगर उसने 3 भी फाइल नहीं करी है पिछले पीरियड की। तो यानी ओवरऑल GST-1 को ब्लॉक करने का रीजन गवर्नमेंट का ये है कि क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, GST-1 तो भरते जा रहे थे अपनी, सामने वाले के 2 में हिट कर रहा था, लेकिन 3 भी नहीं भर रहे थे अपनी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं पहुंच रहा था और IT से लोग क्लेम कर रहे हैं। समझ रहे हो? मान लो मैंने अपनी सेल कर दी, 100 रुपए का GST-1 में डाल दिया, आपको क्रेडिट मिल गया 10 रुपए का उसके अंदर से, अगर 10% रेट है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो आपने क्रेडिट उठा लिया, मैंने 3 भी भरी नहीं, गवर्नमेंट को पैसा मिला नहीं, तो गवर्नमेंट बड़ी परेशान है इस चीज से, कैश फ्लो कम चल रहा है उनके पास। तो इसलिए ये बोला कि भैया आप अगर 3 भी नहीं भर रहे तो 1 भी नहीं भर सकते। फिर अगर 1 नहीं भरोगे तो गवर्नमेंट तो छोड़ो, आपका वेंडर ही आपको फॉलो कर लेगा। तो ये इंटेंट है गवर्नमेंट का। 86B, अब ध्यान से बैठिएगा दोस्तों, सुनना इसको। वैसे तो ये लास्ट टैक्स पेयर्स के लिए है, जो जिनके टर्नओवर 50 लाख रुपए से ऊपर है, जिनका टर्नओवर 50 लाख रुपए से ऊपर है उनके लिए है। पहली बात, इस टर्नओवर में एग्जम्प्टेड और जीरो रेटेड टर्नओवर को एक्सक्लूड किया हुआ है। दूसरी बात, अब जैसे कि मान लो आपका टर्नओवर है 60 लाख रुपीस का, जिसमें से 10 लाख रुपए एग्जम्प्टेड टर्नओवर है और 2 लाख रुपए आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है, तो आपका टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ रूल 86B इज 48 लाख, 60 - 10 - 2, ठीक है। तो आप पे प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका 60 लाख का टर्नओवर है, कोई एग्जम्प्टेड नहीं है, कोई टैक्स जीरो रेटेड नहीं है, यानी एक्सपोर्ट नहीं है, तो आप पे 86B प्रोविजन इंसर्ट हो जाएगा। रूल का इंसर्ट किया है आपके लिए इसमें, यानी पहले नहीं था ये, अब नया है। अब ये क्या है वो सुनिए, जहां सुनिएगा। अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं, यानी अगर आपके ऊपर 86B एप्लीकेबल है, तो जिस महीने का आप टैक्स भर रहे हैं, उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी का मैक्सिमम 99% ही आप ITC से यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इस बार 1 लाख रुपए का टैक्स बन रहा था, मेरे ऊपर 86B एप्लीकेबल है, 1 लाख रुपए टैक्स बन रहा था और मेरे पास ITC 5 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा ITC पड़ा हुआ है, मेरा बिजनेस का कुछ ऐसा सिस्टम है कि फिलहाल मेरे पास ITC ज्यादा पड़ा हुआ है। दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली। तो अभी क्या होता था कि मैं पूरे के पूरे 1 लाख रुपए उसे यूटिलाइज करके 4 लाख रुपए मेरे लेजर का बैलेंस रह जाएगा, क्रेडिट लेजर का, बात खत्म। सरकार को 1 रुपया मेरे को अपनी जेब से नहीं देना। अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि कम से कम आपको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए का 1%, 1,000 रुपए देने पड़ेंगे आपको, और 99,000 ही आप सेटअप कर सकते हो। तो भैया ये तो बहुत सोचने वाली बात है, यानी गवर्नमेंट के पास कैश क्रंच है और उस कैश क्रंच को मिटिगेट करने के लिए प्रोविजन लाया गया है। तो देखते हैं इस प्रोविजन को आगे क्या चैलेंज मिलता है या नहीं मिलता, लेट्स सी। यानी कहने का मतलब आपको 1% तो कम से कम देना ही पड़ेगा भैया पैसा, सीधी बात है। ये रिस्ट्रिक्शन उन लोगों के लिए नहीं है जहां पे टैक्स पेयर या प्रोपराइटर या कर्ता या MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर या पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनर्स कोई भी दो, होल टाइम डायरेक्टर्स कंपनी है तो, एसोसिएशन है तो मेंबर ऑफ कमेटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, या जो भी रिलेटिव लोग हैं, बेसिकली बॉटम लाइन में ही लिखा हुआ है, उन्होंने इनकम टैक्स पे किया हुआ है 1 लाख रुपए से ऊपर पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, यानी गवर्नमेंट के पास उस कंपनी के थ्रू या उस कंपनी के लोगों के थ्रू पैसा जा रहा है, तो गवर्नमेंट कहेगी चलो ठीक है जी 86B आप पे एप्लीकेबल नहीं है। या फिर उसने रिफंड अप्लाई किया हुआ है सेक्शन 54 के अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर, रिसीव किया हुआ, इनफैक्ट वर्ड रिसीव लिखा हुआ, अप्लाई नहीं लिखा हुआ, तो उसके लिए अब एलिजिबल नहीं है प्रोविजन, क्योंकि जब उसने रिफंड अप्लाई कर दिया तो बेसिकली ही इज नॉट यूटिलाइजिंग अननेसेसरली ITC। वो ITC को बिन बात की यूटिलाइज नहीं कर रहा भैया, उसका जेन्युइन रिफंड बनता है, लेके निकल रहा है। ये यूटिलाइजेशन पता है कौन लोग करते हैं? ज्यादातर जिनके इनवॉइसेस फेक होती हैं, वो उसका रिफंड लेने नहीं जाते, क्योंकि उनका रिफंड उसको मिलेगा नहीं, ऑफिसर उनकी इनवॉइसेस मंगाएगा तो कुछ ना कुछ उनको पकड़ सकता है वो कि हाँ भी ये फेक इनवॉइसेस हैं, इसलिए वो उसको अपने लेजर में डालते रहते हैं और कैश पेमेंट की जगह उसको यूज करते रहते हैं। तो उसको कवर अप करने के लिए बोला गया है।
अगर आप रिफंड ले चुके हैं, इसका मतलब ऑफिसर ने आपके केस को वेट किया हुआ है, देखा हुआ है, और पूरा पूरा वो आईटीसी रजिस्टर आपका वेटेड है, चेक्ड है। तो इसका मतलब आपका जेन्युइनली आईटीसी बन रहा है और आपने रिफंड ले लिया उसका, तो आप जेन्युइनली आईटीसी से, अगर उसके बाद भी आपका आईटीसी बचता है और सेट ऑफ कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट एनी प्रॉब्लम टू द गवर्नमेंट। तो सिर्फ कैश क्रंच वाली बात नहीं है ये, यहाँ पे बात ये है कि जो फेक इनवॉइसेस को कर्ब करने की चीजें हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने पकड़ी है। तो एक प्रोविजन देखो वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको कितना समझ पाते हैं और कितना अप्लाई हो पाता है, ये वो वाली चीज देखने वाली है कि प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे अप्लाई होता है। या फिर आपने कैश लेजर वेयर टैक्स पेयर हैज पेड थ्रू कैश लेजर ऑफ टैक्स और आउटवर्ड सप्लाईज विच क्यूमुलेटिव इज एक्सटेंस ऑफ 1% टोटल आउटपुट लायबिलिटी अप टू द सेड मंथ। या फिर उसने कैश लेजर में पहले ही दे दिया एक्सेस 1% से, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 1% तो कम मिनिमम देना है ना, उससे ऊपर ही आप दे चुके हो तो आप पे एप्लीकेबल कैसे रहेगा। या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज या लोकल अथॉरिटीज या स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है ये प्रोविजन, ठीक है। हाउएवर अगर कमिश्नर चाहता है तो इस प्रोविजन की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको रिमूव भी कर सकता है, अगर उसे सही लगता है तो अगर आपका जेन्युइन केस है तो आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखो बोला तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब एकदम से इसको ला देंगे तो मतलब बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि जीएसटी का जो एक हनीमून पीरियड होता है, यानी बहुत एक सुनहरा मौका होता है, जो सुनहरा पीरियड होता है, वो धीरे धीरे ढलता जा रहा है। और रूल 138 जो ई वे बिल का रूल है, उसमें भी कुछ इन्होंने नैरो कर दिया है उसकी वैलिडिटी को। वैलिडिटी मतलब डिस्टेंस को वो कर दिया है, पहले 100 किलोमीटर पे एक दिन की वैलिडिटी होती थी, अब 200 किलोमीटर पे एक दिन की वैलिडिटी है। यानी अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप जल्दी माल पहुंचाइए, ठीक है, और रोड्स हमारे दुरुस्त हो गए हैं जो हाईवेज वगैरह हैं, तो आपकी वैलिडिटी को हमने 200 किलोमीटर पर वन डे कर दिया, यानी और सब्सिक्वेंट 200 किलोमीटर पे एक दिन रहेगा, जो कि पहले 100 किलोमीटर पे एक दिन था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये चेंजेस आए हैं 138 में, 86 बी इंसर्ट कर दिया, 59, 36(4), 21A, 21 और रूल नंबर 9। तो ये छोटे से चेंजेस आए हैं जो कि कुछ कुछ लेवल पे स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जी हाँ, अब जीएसटी का जो एक अच्छा पीरियड था, जो कि एक रिलैक्सिंग पीरियड था, वो थोड़ा सा ख़त्म कर दिया है और धीरे धीरे उसको टाइट कर रही हैं। तो प्रोफेशनल्स को भी ये गाइडेंस है या फिर एक सलाह है कि हाँ भी आप अपने असेसीज का, अपने टैक्स पेयर्स का ध्यान से कंप्लायंस करवाएं, और टैक्स पेयर्स को भी ये सलाह है कि आप अपने कंप्लायंस को बहुत ज़्यादा लीनियंट ना लें और उसे टाइमली पूरा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।